हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। और आज होली है तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने होली मनाई होगी, है ना। दोस्तों में खूब हंसी मजाक हुई होगी, गुजिया खाई होगी, मिठाइयाँ खाई होंगी, ब्रेड पकोड़े खाए होंगे, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से नींद आ रही होगी, है ना। मगर यार थोड़ा जाग जाओ और पढ़ाई पर ध्यान देते, क्योंकि नीट बस कुछ टाइम में ही है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक, लेक्चर नंबर 2, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलिए, पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान ली है। और थोड़ी थोड़ी वो जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट यूज होता है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। बच्चों को याद नहीं रहता है, इसके लिए मैंने एक बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ाया है। तो आप जरूर से ध्यान दीजिए यहाँ पे, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, ताकि आपके जैसे दोस्त जो है, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, आपके दोस्तों को दिक्कत आती है, वो दिक्कत आनी बंद हो जाए। ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा अगले कुछ 10-15 मिनट में आपको दिखेगा। नीट के पास्ट ईयर के अंदर बहुत बार ऐसे सवाल पूछ रखे हैं, बहुत बार ऐसे सवाल पूछ रखे हैं जो आपको इसी बोर्ड पे मिल जाएंगे अभी 10-15 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है। तो कसम खाते हैं आज कि भाई अगर इस टॉपिक के क्वेश्चन आ गए तो हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए, एक होता है दोस्त एरोबिक रेस्पिरेशन, एक क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, सीधी सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोगों को इतना मालूम है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलो देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या चलता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या चलता है या क्या क्या होता है। नॉर्मल सी बातें जानेंगे, इतना कुछ खास नहीं है। चलिए, मैंने बोला था रेस्पिरेशन के बारे में कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन है। क्या है? एक सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो यहां पे मैं जो भी रेस्पिरेशन होगी वो विद इन अ सेल होगी। तो यहां पे मैं एक सेल बना रहा हूं। देखिए दोस्त, एरोबिक रेस्पिरेशन को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा तीसरी चीज आपको या तीसरा ऑर्गेनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहली क्या चाहिए आपको? साइटोप्लाज्म, और दूसरा क्या चाहिए आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगी ये बात? चलिए, बहुत बड़ी बात। चलिए देखिए, अगर मैं बोलूं एरोबिक रेस्पिरेशन में कि ये एक सेल है, पूरा आ रहा है वीडियो में? चलिए, बहुत बढ़िया, कि ये एक सेल है। ठीक है। इस सेल में मैं बनाऊंगा, यहां पे मैं बनाऊंगा क्या? यहां पे मैं बनाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे मैं क्या बना देता हूं? माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होगा। ठीक है ना। तो ये होगी आपकी एक मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये हो गई आपकी दूसरी मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अरे सर, ये तो हमें भी मालूम है, इसके अलावा कुछ बताओ, है ना। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, लेकिन कब? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये हो गया आपका हिस्सा, ये हो गया आपका हिस्सा साइटोप्लाज्म, ये हो गया आपका हिस्सा साइटोप्लाज्म। ठीक है। यह नहीं दिख रहा आपको? यहां दिखेगा, ये देखिए, अब दिखेगा। ये हो गया आपको साइटोप्लाज्म। ठीक है। और ये हो गया आपका, ये देखिए, ये मैं लिख रहा हूं OMM, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये लिख रहा हूं मैं IMM बोले तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, ये दिख रहा है, इसे हम, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं PMS बोले तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बस
ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ठीक है। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर आपको एक ऑर्गेनल दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको मैंने बनाया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या मेरी बात समझ में आई? मुश्किल तो कुछ है नहीं। चलिए अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, जो फोल्डिंग की शेप में इनर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, है ना, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनके अंदर जो लिक्विड होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? माँ। ये क्या होता है? मॉम। मॉम मतलब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बात समझ में आई? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। मैंने आपको पहले कहा था जो मेजर सोर्स है हमारा एनर्जी का, जो रेस्पिरेशन में जाएगा, वो कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी मेनली कौन? ग्लूकोज, राइट। तो यहां पे देखो, अरे इधर देखो भाई, बहुत इजी कर दूंगा सच्ची में। देखो, पढ़ो इसको। देखो भैया, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। अरे ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? अब तो याद होना चाहिए, 6 कार्बन का। अरे फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। तो कितने कार्बन का है? 6। तो देखो मैंने यहां पे लिखा 6 कार्बन का। सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में टूटता है। किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में टूटता है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किस में? पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। अरे गोची हो गया। गोची क्या हो गया कि सर 6 कार्बन का ग्लूकोज था और 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बना, बाकी 3 कार्बन कहां गए? बाकी 3 कार्बन कहां गए? बाकी 3 कार्बन कहीं नहीं गए भाई। 6 कार्बन का था, 3 कार्बन में बदल गया, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं। अरे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड बनते हैं कितने? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक ग्लूकोज 6 कार्बन का है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 कार्बन ये रे, 6 कार्बन ये रे, हिसाब फुलटूस। अरे नहीं आई बात समझ में? इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस स्टेप को क्या बोलते हैं दोस्त? ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप हमारा रेस्पिरेशन का, ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। क्या कन्वर्ट हो गया? ये पायरुविक एसिड में आके आपका ये खत्म हो गया। ये स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां चलती है? ग्लाइकोलिसिस चलती है हमारे साइटोप्लाज्म में। देखिए याद करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कहां चलता है? साइटोप्लाज्म में। अगले 2 स्टेप कहां चलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और लास्ट स्टेप कहां चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। बस 3 चीजें याद रखनी होती है आपको। याद रखोगे? पक्का? भूलोगे तो नहीं? बहुत बढ़िया। चलो, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन के होते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल बन गया। कहानी खत्म ग्लाइकोलिसिस की। और चलता कहां है? साइटोप्लाज्म में चलता है। बार बार रिपीट करने का मेरा ये मतलब होता है कि आपको याद हो, आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, घर जाके मतलब वीडियो देखने के बाद बोलो अरे चलो क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है? वरना बार बार रिपीट नहीं करता कोई भी। चलिए अब ये पायरुविक एसिड क्या करता है? ये पायरुविक एसिड अंदर एंट्री मारता है, और कहां एंट्री मारता है? ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है? चलिए अब ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आता है कौन? हमारा पायरुविक एसिड। 2 टाइम्स पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड जो होता है कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। अब ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है, ये कोशिश करता है कि मैं बदल जाऊं, कितने कार्बन में? 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में। कितने कार्बन के? 2 कार्बन को। देख लो 6 का 3 हुआ, 3 वाला एंट्री लिया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और अब ये चाहता है मैं 3 से कितने में हो जाऊं कन्वर्ट? 2 में कन्वर्ट हो जाऊं। किस में कन्वर्ट हो जाऊं? 2 में। तो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल 2 कार्बन में कन्वर्ट होता है। उसका नाम क्या है? एसिटिल कोएंजाइम ए। अरे बोलो यार, एसिटिल कोएंजाइम ए। सिंपल सी बात, कितने कार्बन का होता है भाई साहब? 2 कार्बन का। कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का। सुनना मेरी बात, इस प्रोसेस का नाम
क्या होता है वो समझा रहा हूं, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको नामयाद कराऊंगा। देखिए पहली बात तो 3 कार्बन से 2 कार्बन में बदला है, 3 कार्बन से 2 कार्बन में चेंज हुआ है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकली। सर यहां पे भी तो 6 कार्बन से 3 कार्बन में चेंज हुआ था, यहां तो सॉरी आप सर यहां पे तो 6 कार्बन से 3 कार्बन में चेंज हुआ था, यहां तो आपने नहीं बोला कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। भाई 6 कार्बन से 3 कार्बन में चेंज हुआ था, लेकिन 2 मॉलिक्यूल बने थे। यहां तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के पहले से ही हैं, और यहां पे 2 मॉलिक्यूल ही एसिटिल कोएंजाइम के बने हैं। अरे बात समझ में आ रही है? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम में बना है। 3 कार्बन का था, 2 कार्बन का बना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है। अरे देखो ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 मॉलिक्यूल लूज हुए हैं। अरे बोलो, 2 मॉलिक्यूल लूज हुए हैं, किसके? कार्बन के, है ना। तो ये जो कार्बन जो लूज हुआ है दोस्त, ये जो कार्बन लूज हुआ है वो याद रखना हमेशा लूज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी फॉर्म में लूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, आपने सही समझा, इस स्टेप के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा, इस स्टेप के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा, है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हम लोग यार देखिए, मैं यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूँ, सेकंड का स्टेप में यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जगह कम है थोड़ी सी। तो ये जो सेकंड स्टेप है, देखिए इसमें एक नाम तो पक्का आएगा, उसका नाम होगा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। अरे डी मतलब हटना, डी मतलब निकलना, गायब होना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो इस स्टेप में डी कार्बोक्सिलेशन तो हुआ, ये तो पक्की बात है। एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होगा, तो सेकंड स्टेप का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, प्यार से हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ओडी गाड़ी आती है, आपने सुना होगा। उस ओडी की स्पेलिंग थोड़ी वाली अलग होती है, बट मैंने आपको बताया ओडी, है ना। तो सेकंड स्टेप का जो नाम है मैं यहां लिख देता हूं, देखिए O.D. यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहां पे होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहां पे कहां चल रहा है? आपको दिख रहा होगा, मां के अंदर चल रहा है। किसके अंदर चल रहा है? मॉम के अंदर। मॉम मतलब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है। अरे नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आई बात समझ में तो बोल दो यार, बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। पढ़ो सुनो खत्म करो, पढ़ो सुनो खत्म करो, ठीक है। फटाफट से सुन लो। ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। 6 कार्बन से 3 कार्बन में चेंज हो गया, मतलब 3 कार्बन लॉस हुए? नहीं भैया, 2 मॉलिक्यूल बने। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलिसिस। कहां चलती है? साइटोप्लाज्म में चलती है, खत्म कहानी। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड कहां एंट्री मारता है? मां के अंदर। मां मतलब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अरे मॉम, ये रहा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होती है इसकी? यहाँ पे इसके महंगे शौक होते हैं, यानी ओडी, महंगे शौक होते हैं। अगले स्टेप का नाम क्या है? ओडी। तो जैसी ओडी होता है, ओडी मतलब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है। तो 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कितने में बन जाता है? 2 कार्बन का बन जाता है, ठीक है। और 2 कार्बन का नाम क्या है? एसिटिल कोएंजाइम ए। कहां चल रहा है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, खत्म कहानी, कुछ आपको याद करना ही नहीं है। अरे बात पक्का समझ में आई? ये वर्ड याद करने हैं बस, ये वर्ड्स याद करने, प्यारे प्यारे से वर्ड्स हैं। चलिए, इसके बाद क्या होता है? एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के बाद अगली जो रिएक्शन होती है, अगली जो रिएक्शन होती है वो चलती है एक साइकिल की फॉर्म में। वो क्या चलती है? एक साइकिल की फॉर्म में। और उस साइकिल का नाम क्या है दोस्त? उस साइकिल का नाम क्या है? उस साइकिल का नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है, क्रेब्स साइकिल। अरे ये नाम तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पहली बार सुन रहे होगे। क्रेब्स साइकिल, नाम से समझो, क्रेब्स साइकिल। साइकिल है भैया, क्या है? साइकिल है। तो ऐसे चलेगी, है ना, जिससे स्टार्ट होगी, घूमते घूमते एंड पे वहीं आएगी, फिर स्टार्ट होगी, फिर वही आएगी, फिर स्टार्ट होगी, फिर वही आएगी। सिंपल सी बात है, इसे बोलते हैं क्रैब साइकिल। जो थर्ड स्टेप है हमारा, जो थर्ड स्टेप है हमारा वो क्या है? जो थर्ड स्टेप है वो है क्रैब साइकिल। जो थर्ड स्टेप है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड स्टेप जो है वो क्या है? क्रैब साइकिल। ये भी कहाँ चलेगा? अरे देख लो कहाँ चल रहा है, सीधी सी बात है, मोम में। मोम मतलब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देख लीजिए, आसान नहीं है,
देखो बॉडी कितनी मेहनत कर रही है आपको एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको एनर्जी देने में, और वो एनर्जी आप किस चीज़ में यूज़ कर रहे हो आप वो सोचिए। वो बाबू सोना को मैसेज करने में, बाबू सोना से नाराज़ होने में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और बॉडी कितनी मेहनत कर रही है कि आपको एटीपी मिल जाए। तो उस एटीपी का यार, आपकी बॉडी इतनी मेहनत कर रही है तो उस एटीपी का थोड़ा सा यूज़ करे अपनी पढ़ाई में, और थोड़ा नहीं मैं कह रहा हूँ काफ़ी हद तक यूज़ करो, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चैनल पे मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना आपके यहाँ दिमाग में फिट होता रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब तक मेरे ख्याल से ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, टॉपिक मुश्किल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्रेब्स साइकिल चला, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, तीसरा स्टेप आपको समझ में आ गया। लास्ट इज फोर्थ स्टेप। लास्ट क्या है? फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप जो चलता है, देखिए ये इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, हाँ जी, ये इनर मेम्ब्रेन में चलता है फोर्थ स्टेप। यहां मैं लिख रहा हूं इनर मेम्ब्रेन में चलता है ये फोर्थ स्टेप। फोर्थ पे मैं ऐसे क्लिक कर, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। और इस फोर्थ का नाम है ETS। क्या नाम है? ETS। ETS मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिस्टम 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 मतलब सिस्टम कौन था? एलवी यादव, है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। चलिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कुछ लोग इसको ETC भी कहते हैं। आइए तुम बताओगे ETC क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेसेस आपको पढ़ने हैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अरे यार, गिनती के 4 स्टेप हैं, गिनती के 4 स्टेप नहीं 4 प्रोसेस है। गिनती के 4 प्रोसेस से क्या क्या है? ग्लाइकोलिसिस हुआ, कहाँ चलता है? अब तो आंसर दे दो, साइटोप्लाज्म में। दूसरा स्टेप क्या? ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। अरे रट पड़ा तुम लोगों को, मुझे पता, आई नो वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड एंट्री कहाँ मारता है? अरे वाह, क्या आंसर दे दिया, मॉम के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहां पे क्या होता है? इसका महंगे शौक होते हैं, OD होता है। OD बोले तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी सेकेंड स्टेप, ठीक है। उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो 3 कार्बन से 2 कार्बन में चेंज होता है, 3 कार्बन से 2 कार्बन में चेंज होता है। 2 कार्बन का नाम क्या है? एसिटिल कोएंजाइम A। अरे याद रहेगी बात, एसिटिल कोएंजाइम A। नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? एक साइकिल चलती है, क्या चलती है? एक साइकिल। अरे OD चला लिया, साइकिल चलाओ, तो एक साइकिल चलती है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल। क्या बोलते हैं? वो क्रैब्स नहीं आते, वो वाला क्रैब नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम था, क्रैब साइकिल, ठीक है। क्रैब साइकिल भी कहां चलेगी? मॉम में चलेगी, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट स्टेप ETS। नेक्स्ट क्या है? लास्ट स्टेप ETS। ETS रन्स इन, ETS रन्स इन कहां पे चलेगी? अरे बोलो कहां पे चलेगी? इनर मेम्ब्रेन ऑफ, दिख रहा है आपको लिखा हुआ? नहीं दिख रहा? ओ नो, एक तो ये बोर्ड ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। तो ETS के बारे में आपको कहां बताऊं? तो यहां पे लिख रहा हूं ETS। ETS कहां चलती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे चलती है आपकी ETS। तो 4 स्टेप बता दिए मैंने आप लोगों को, ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म। अगले दो कौन से हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रैब साइकिल। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी मॉम यानी मां में चलेंगे, और लास्ट का चलेगा ETS। ETS कहां चलेगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। अब हर एक स्टेप हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। आई बात समझ में? दिस इज ऑल अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको इतना ही जानना है, कुछ बड़ी बात है नहीं। ये बोर्ड आपको लग रहा है हाँ एकदम भर दिया मैंने, एकदम चकाचक कर दिया है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। आप एक बार सुनोगे याद होगे, और मैंने एक बार बोला ही नहीं है, मैंने कम से कम 4-5 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझ में आया। हम लोग थोड़ा सा जानते हैं अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले 1-2 बातें और। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर आपकी OD होगी, ऐसे कर करके स्टेप 1 2 3 4, है ना। ये पढ़ने में सही लगता है, लेकिन हकीकत में बॉडी में ये सब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। ये नहीं है कि OD बोलेगा ग्लाइकोलिसिस को कि रुक जा, पहले मुझे होने दे फिर तू होइयो, है ना, या ग्लाइकोलिसिस होगी तभी OD होगा, नहीं। ये चलता आ रहा है, साइमल्टेनियस है, एक साथ चल रहे हैं सारे प्रोसेसेस। बट हम एक साथ तो सारी चीजें पढ़ नहीं सकते, वी आर ह्यूमंस, है ना। तो हम लोग इसको सोचते हैं कि पहले ग्लाइकोलिसिस होगी
फिर ओडी होगा, फिर क्रैब होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है दोस्त, मैंने खुद से नहीं बनाई। ठीक है, हाँ जी, तो एनसीईआरटी की लाइन है, कभी भूले भटके याद पढ़ोगे जब एनसीईआरटी तो दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी कवर होता है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाऊं, नेक्स्ट बताऊं, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं अब। चलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। है तो ये भी सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने फिर से एक सेल बना दिया यहाँ पे, मैंने फिर से एक सेल बना दिया यहाँ पे, दिख रहा है। चलिए ठीक है, इसमें भी क्या होता है देखिए, साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे कोई आपको माइटोकॉन्ड्रिया या किसी चीज की जरूरत नहीं है, सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है, बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, सेम वही बात। सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। किस में कन्वर्ट होगा, अरे अब तो बता दो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अरे सर सेम पढ़ा रहे हो क्या, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंस है। चलिए है ना, इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस। कुछ लोग ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं, है ना, ग्लाइकोलिसिस बोल दिया इसको कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया। सेम प्रोसेस, वैसे ही वैसे ही। तो एक बात बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी ग्लाइकोलिसिस चल रही थी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस चल रही है। तो मेरा एक सवाल है, क्या ग्लाइकोलिसिस चलने के लिए, क्या ग्लाइकोलिसिस चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है? कमेंट्स में बताना मुझे, क्या ग्लाइकोलिसिस चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं, ग्लाइकोलिसिस चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आंसर आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अब क्या होता है, जैसे वहां पे तो पूरी तरीके से पायरुविक एसिड पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हुआ था, या पूरी तरीके से मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडाइज हुआ था। अरे सुनो, पूरी तरीके से मैं बोल सकता हूं या तो ब्रेक डाउन हुआ यानी टूटा था, और या तो मैं बोलूं पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हुआ था। लेकिन यहां पे पायरुविक एसिड पूरी तरीके से टूटता नहीं है, यहां पे इसकी पार्शियल ब्रेकडाउन होती है। क्या होती है, यहां पे इसकी पार्शियल ब्रेकडाउन होती है, यहां पे इसकी पार्शियल ब्रेकडाउन होती है, और इस पे 2 मौके होते हैं, 2 चीजें बना सकता है। अरे नहीं आई बात समझ में, सीधी सी बात है। यहां पे क्या होता है, पायरुविक एसिड की पार्शियल ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन, या मैं बोलूं पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ब्रेकडाउन होती है और पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, और ये पायरुविक एसिड किस में जाता है, फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है, फर्मेंटेशन। सर ये फर्मेंटेशन क्या होता है सर, फर्मेंटेशन पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट याद रखो अभी क्या करता है, ये फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन की वजह से या तो ये 2 तरीके की फर्मेंटेशन कर सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल बना देगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या फिर ये नाम सुना होगा आपने, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या हो गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो एक्चुअली में हुआ क्या कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, वहां पे एरोबिक था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो उसने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओडी कर ली। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं, तो यहां पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ग्लाइकोलिसिस तो चल गई, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आगे इसको ऑक्सीजन की जरूरत आई, तो यहां पे ऑक्सीजन की इसको कमी मिली। जैसे इसको कमी मिली तो ये पार्शियल ब्रेकडाउन कर गया या पार्शियल ऑक्सीडाइज कर गया, और चला गया किसके अंदर, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है सर, पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पार्शियल ब्रेकडाउन कर गया या पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया, बन गया क्या, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, ठीक है। याद रखना, एक सवाल आता है, बहुत प्यारा सवाल आता है, फर्मेंटेशन के टाइम पे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। इनमें से किस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? 1 लाख रुपए का सवाल है, 1 लाख रुपए का सवाल है। तो याद रखना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अपने पास शेयर निकालना, हजारों बार दिखा होगा ये सवाल, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे निकलता है, मैं बताऊंगा आपको कैसे निकलता है जब मैं आपको फर्मेंटेशन कराऊंगा। लेकिन अभी इतना याद रख लो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपका रिलीज नहीं होता है।
ठीक है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो चलती है आपकी वो किस में चलती है, मेनली जो इंसर्ट एग्जांपल देती है वो देती है ईस्ट के अंदर चलती है। कहाँ चलती है भाई, ईस्ट के अंदर चलती है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपकी जो हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारी क्या है, एनिमल मसल सेल्स है ना, एनिमल की मसल्स में चलती हैं। एग्जाम्पल दूं, अरे इसका एग्जाम्पल दूं, किसका, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। आपका बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है ये, सुनिएगा सुनिएगा दोस्त। क्या होता है ना, जब मान लो हम जिम करने गए, हम क्या करने गए दोस्त, जिम करने गए। अब जिम कर रहे हैं हम लोग, अब एक सामने से बगल से एक सुंदर सी प्यारी सी सुंदर सी क्यूट क्यूट सी लड़की गुजरी है ना, तो अब आप लोग आप क्या कर रहे हो, रैप मार रहे हो, 1 2 3 है ना। जब चौथे पे आए तो आप ऐसे हो गए, नहीं हो रहा मुझसे, अब नहीं हो रहा मुझसे। वो सुंदर सी लड़की जाए, लड़की कहेगी बस 4 में ही थक गया है ना, तो वो तुम लोग क्या करते हो, और जान लगा देते हो, नहीं भाई अब तो मतलब इज्जत का सवाल है यार, तुम जोर से ऐसे और जोर से यूं करते हो। और क्या होता है ना, हमें मसल पेन होना शुरू होता है। क्या शुरू होता है, मसल पेन। अब हुआ क्या, समझो मेरी बात, सुनना मेरी बात, नॉर्मल सी बात है, सुनना। क्या हुआ, तुम लोगों को चलो इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो पहले। अगर मैं बोलूं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो ये फर्मेंटेशन हो रही है। अगर मैं बोलूं ज्यादा एनर्जी कौन देता है, एरोबिक की एनारोबिक, अगर मैं बोलूं ज्यादा एनर्जी कौन देता है, एरोबिक की एनारोबिक, क्या बताओगे, अरे एरोबिक में इतने सारे स्टेप हो रहे थे, इसमें तो 2 ही स्टेप हो रहे हैं, तो ज्यादा स्टेप जहां हो रहे होंगे वो ज्यादा एनर्जी देगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब अगर मैं मेडिकल कह रहा हूं, आपकी बुकिश लैंग्वेज में बोलूं कि तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब जितना एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है उसका 7% से भी कम एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन देता है। अरे आई कि नहीं बात समझ में, जितनी एनर्जी या जितनी एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में निकलती है उतने से 7 या उससे भी कम परसेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। मात्र 2 एटीपी रिलीज होती है, मैं आपको पहले बता देता हूं, मात्र 2 एटीपी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सवाल बोलूं कि सर इंस्टेंट एनर्जी, कि सर इंस्टेंट एनर्जी किस में मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी हमेशा आपको तुरंत अगर एनर्जी चाहिए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको तुरंत एनर्जी देता है, ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक स्टेप, एरोबिक रेस्पिरेशन स्टेप वाइज है, ऐसे स्टेप वाइज है ना, तो वो एक स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप होगा, है ना, धीरे धीरे एनर्जी निकलेगी। तो इंस्टेंट एनर्जी आपको कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं दे सकता, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब आता हूं उस लड़की वाली बात पे। देखो आप बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, लेकिन आपने लड़की को देखा कि यार नहीं वो बेइज्जती, वो समझ लेगी कि हमारे बस की कुछ नहीं है ना, तो आप क्या करते हो कि आप बस इसके सामने ये उठा लो एक बार, तो आपको उस टाइम पे इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब आपकी बॉडी, जब आप जिम करते हो ना, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। जब आप जिम कर रहे होते हो ऑक्सीजन की वैसे ही कमी रहती है, तो ऑक्सीजन की कमी रहती है और आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी रहती है क्योंकि आप लोग, हार्ट हमारा काफी तेज काम कर रहा है ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, बॉडी को ऑक्सीजन की इनटेक ज्यादा, यानी ऑक्सीजन की कमी है बॉडी के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी वो क्या पाथवे फॉलो करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ये पाथवे फॉलो करके वो आपको इंस्टेंट एनर्जी तो दे देती है, लड़की के सामने आप हीरो तो बन गए, लेकिन आपके अंदर साथ साथ मसल्स के अंदर क्या बना देती है, लैक्टिक एसिड बना देती है। क्या बना देती है, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड आपके क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है, क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है। और वो क्रिस्टल फिर आपको लगता है, दर्द होती है, चुभता है। अरे जब पहली बार जिम जाते हो और घर आते हो, है ना, तो अगले दिन जब सो के उठते हो तो यहाँ दर्द होता है कि नहीं होता, वो लैक्टिक एसिड है। वो लैक्टिक एसिड आपके क्रिस्टल के फॉर्म में बना हुआ है और वो क्रिस्टल आपको चुभ रहा है आपके मसल्स में। अरे नहीं आई बात समझ में, अरे बोलो यार, है ना, तो वो लैक्टिक एसिड आपको चुभ रहा है। आपको इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन एनर्जी इंस्टेंट देगा, क्या नहीं, ज्यादा एनर्जी कौन देगा, ये देगा। इससे कितनी एनर्जी ज्यादा होती है, मैं बोलूं जितनी एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है उसका लेस देन 7% एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर रिलीज होता है। मेरे ख्याल से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी बातें आपको मेरे हिसाब से याद रह गई होंगी। कुछ भी नहीं है, पायरुविक एसिड बना, इसकी फर्मेंटेशन हो जाती है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। सिंपल सी बात है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये 1 करोड़ की बात मैं बोल रहा हूं, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके चलिए, लैक्टिक एसिड मैंने आपको
बता दिया। ठीक है, चलिए अगला जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी दोस्त अब इस पहले स्टेप पे जिसे बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। मैं ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ाऊंगा तो याद रखना वो एरोबिक का भी खत्म हो जाएगा और एनारोबिक का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है और समझ में आया है, अच्छे से दिमाग में बैठ गया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जो आपके दोस्त भी डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।